प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, केवल ज़रूरत है उस प्रतिभा को सही समय पर निखारने की। हमारे ग्रामीण आंचल में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी बच्चा बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। ऐसे ही एक प्रतिभा को यमुना पब्लिक स्कूल कलसोरा इंद्री के चेयरमैन रणबीर गोयल ने सही मार्गदर्शन दिया और गांव की एक मध्यम परिवार की लड़की ने जज की परीक्षा पास की और उसका चयन राजस्थान पेटर में जज के रूप में हुआ है। नवनियुक्त जज वर्षा देवी की इस उपलब्धि में पूरे गांव व हल्के को गर्व है। आज पहली बार यमुना पब्लिक स्कूल में पहुंचने पर जज वर्षा देवी का स्कूल प्रबंधन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी कुलविंदर राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि कुलविंदर राणा व नवनियुक्त जज वर्षा देवी को फूल मालाओं व बुके देकर स्वागत किया गया। स्कूल के चेयरमैन रणबीर गोयल ने जज वर्षा देवी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्षा देवी शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल आती रही है और उसने नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा हमारे स्कूल से ही हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से ही विश्वास था कि यह लड़की एक दिन उच्च मुकाम में को हासिल करेगी। यह सब इसकी कड़ी मेहनत व स्कूल स्टाफ के सदस्यों के सही मार्गदर्शन का परिणाम है। Good morning, all of you. First of all, तो thanks to honorable Mr. Chairman sir, principal sir, and जो भी सभी मेरे टीचर्स हैं उन सबको, और आप जो मेरे छोटे भाई बहन ही हैं सभी, उन सबको मेरी तरफ से भी। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आप सभी का, जो आपने मेरे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, चेयरमैन सर का भी, प्रिंसिपल सर का और सभी टीचर्स का। सो सबसे पहले तो सबको थैंक यू। उसके बाद पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब कि ऐसा कोई काम हो जाएगा। तो मैंने तो शुरू से ही स्कूलिंग यहीं से की है। जब नर्सरी में थी तो जब स्कूल वहाँ था गांव के बीच में, फिर यहाँ पे 3rd क्लास में यहाँ पे आई। उसके बाद 10th भी यहीं से की, 12th भी यहीं से की। और मैं जो है क्यों मेरा लॉ की तरफ रुझान हुआ, उसके पीछे रणबीर सर का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सर जैसे हम क्लास में बैठे होते थे तो सर हमें बुलाते थे, कहते थे कि आपको जज बनना है, जज बनना है। तो मतलब कि सर को शुरू से ही विश्वास था और कहीं ना कहीं फेथ था कि नहीं हो जाएगा। और हम कहते थे नहीं सर हम कुछ और देख लेंगे, तो सर का यही था कि नहीं आपको जज ही बनना है। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने जो लॉ की तरफ एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप किया। दूसरा, जो भी मेरे टाइम पे टीचर्स थे, वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर, भूपेंद्र सर, हरीश सर, शास्त्री सर, सुषमा मैम और रचना मैम, जितने भी टीचर्स थे जो मेरे टाइम पे थे, सब मैं कहूँगी कि वो एक तरह के जेम टीचर्स थे जो कि हमें शायद नहीं मिल सकते। क्योंकि स्टडीज़ के साथ साथ जो लाइफ में हमें वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ सीखनी होती है, वो भी हमें सिखाते थे साथ में ही। तो उनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है। और मैं तो सब बच्चों से यही कहूँगी कि अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो वो क्लास में सिखाते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, जो भी वो मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, हमें लाइफ की बातें बताते हैं, उनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे काम आती ज़रूर है आगे जाके। तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको। और उसके साथ सभी को थोड़ा अपनी स्टडीज़ को लेके सीरियस भी होना चाहिए।
जैसे कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो उससे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। और उसको, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको हमें अच्छी वे में इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास भी फ़ोन था, मैं भी इंटरनेट का यूज़ करती थी, लेकिन उसको अच्छी तरह से यूज़ करती थी। और अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि हम इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट ना हों। जो अदर आजकल सोशल मीडिया की वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो उस पे हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी स्टडीज़ पे ही फ़ोकस करना चाहिए। डेली हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि डेली काम करो, ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया और उसके अगले दिन हम काम कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया, फिर नहीं, डेली करना चाहिए, चाहे कम हो, लेकिन आपको डेली कंसिस्टेंटली लगा रहना चाहिए। अपना जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे भी करना है, तो उसको पहले तो लिख लो कि हमने एक दिन में क्या करना है, उसको, उसके बाद पूरी कोशिश करो कि उस दिन में आपका वो टारगेट अचीव हो जाए। 100% नहीं तो कम से कम 90%, 80%, 70% इतना तो अचीव होना ही चाहिए। और कोई बात नहीं, अगर किसी दिन नहीं मन होता पढ़ने का, तो एटलीस्ट 10%, 20, 30% कुछ तो डेली करना चाहिए, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। उसके अलावा बस और एक और बात है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन उसको अच्छी डायरेक्शन में हमें अपना हार्ड वर्क देना चाहिए। यानी हमें साथ में स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, और स्मार्ट वर्क को हमें अच्छी डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जिससे कि हमें रिजल्ट्स मिले, हमारी आउटकम्स अच्छी आएँ। तो उसको भी आपको थोड़ा-सा देखना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कि आपको कहाँ अपना जो है टाइम, एनर्जी सारा कुछ लगाना है, ऐसी जगह से कि जहाँ से आपको रिज़ल्ट आए। उसके अलावा तो जो भी मेरी जर्नी रही है, उसमें अ, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, तो वो यहाँ पे है भी। और उन्होंने हमेशा ही ये कहा कि जो भी मुझे करना है वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी फील्ड चूज़ करनी है, तो कभी फील्ड के बारे में भी नहीं कहा। और उसके अलावा मेरी बहन है प्राची, उसने मेरे को कोई काम भी नहीं करने दिया, सारा काम वो खुद ही करती थी। तो प्राची भी है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा मासी, मेरे मामा भी आए भी हुए हैं, मेरी मासी भी आई हुई है, तो सबका बहुत सपोर्ट रहा है। फ़ोन पे बात करते थे तो मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बुरे फेजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, बट हमें उनसे अगर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो कुछ होगा नहीं लाइफ में। तो थोड़े टाइम के लिए तो बुरे फेज सबकी लाइफ में आते ही हैं, उसके बाद वो सब सही हो जाता है। तो और बुरे लोगों पे ध्यान ना दो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी होंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उनकी बात मानो और उनके नक्शे कदमों पर ही चलना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं। और जो बुरे लोग हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है और हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर हम जो नेगेटिव लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं। तो मुझे भी बहुत सारा मेरी फील्ड को लेके कहा गया कि वाई यू आर डूइंग एलएलबी, और एलएलबी तो सब ऐसे ही करते हैं, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो एलएलबी करता है लास्ट में। तो सब ऐसे बोलते हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ ऐसे सुना था, तो फिर भी मैंने अपना इस ध्यान नहीं भटकाया कि जो मेरे को करना है वो मैंने किया, और तभी शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। और अभी तो प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है एक जज की, वो हमेशा रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो अभी तो और भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। बाकी मैं अपनी मम्मी का, अपने रिलेटिव्स का, अपने टीचर्स का, सबका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और जो भी मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को तो लगता ही नहीं था कि सबका क्यूमुलेटिव जो है एफर्ट्स है ये सारे, जो मैं यहाँ पे आई हूँ, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं था, मैं अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो सबकी रिस्पेक्ट करो। और आजकल जो है बच्चे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स की, तो वो बहुत गलत चीज़ है। जो गुरु होता है ना, गुरु का स्थान तो भगवान से भी और माता पिता से भी ऊपर होता है, तो सभी बच्चों को अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ भी उनके आगे गलत या उल्टा सीधा नहीं बोलो, और बल्कि जो भी वो कहे ना उसको ध्यान से आराम से सुनो,
कई बार हम टीचर्स डांटते हैं तो अच्छे के लिए ही डांटते हैं, तो उसके ऊपर भी अब थोड़ा सा वर्क करो सभी। और बाकी तो थैंक यू सर को कि उन्होंने इतना अच्छा वो अरेंज किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, तो थैंक यू सर। और मेरा तो बहुत साथ दिया है मेरा, मेरे भाई दक्ष जो कि वहाँ पे खड़ा भी है। मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी मदर ने की है, और ये तीनों, क्योंकि मैं बोल देती थी घर पे कि किसी को फ़ोन नहीं करना, आवाज़ आएगी, या फ़ोन नहीं चलाना, टीवी नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना, तो वो कुछ नहीं करते थे। तो उन्होंने अपना भी जो सोशल लाइफ है वो कट कर दी थी एकदम ही, सिर्फ मेरे लिए। और बाकी जो भी मैं कुछ काम नहीं करती थी, मेरी बहन मेरी मम्मी सारे काम करती थी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? दिन में एज सच मैं काउंट करके तो नहीं पढ़ती थी, बट एक तरह से अगर अप्रोक्सीमेटली लगाए तो 10 to 12 आवर्स। तो अच्छे डेज जिस दिन मन करता, कई बार मन नहीं करता, तो उस दिन मैं कोशिश करती थी कम से कम 2-3 घंटे तो मैं पढ़ ही लूँ। आपके अकॉर्डिंग ऑफलाइन स्टडी अच्छी है या ऑनलाइन स्टडी? मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही अच्छी है। करें तो ऑनलाइन स्टडी में अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को कट कर सकते हैं, तो हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है या ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कट हो जाती है, बट उसमें डिस्ट्रैक्शन थोड़े से ज़्यादा है ऑनलाइन स्टडी में। ऑफलाइन स्टडी में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बट ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर उसके हिसाब से तो दोनों ही अच्छी हैं एक हिसाब से तो। कौन-कौन से कोर्स करने पड़ते? मैंने बीएससी की थी केवीए डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन करनाल से। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे लॉ करनी चाहिए, क्योंकि रणबीर सर भी हमेशा बोलते थे कि तुम तो गलत लाइन में आ गई हो, तुम्हें चेंज करना चाहिए। तो फिर सारी बातें मैंने सोची, तो फिर मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी लॉ की। और उसके बाद मैंने एलएलबी की है भारत कॉलेज ऑफ लॉ बबैंड से। और जब मैं अपने 4th सेमेस्टर में थी, तब से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और अभी मेरा जब 6th सेमेस्टर चल रहा था, तभी नोटिफिकेशन आ गया था इसका राजस्थान का, तो फिर मैंने इसको फिल कर दिया। और इस बीच आपका डेली रूटीन क्या रहा? डेली रूटीन जैसे कि सबसे पहले तो अ, एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हमें कवर करना है। जैसे करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं, जीके पोर्शन कवर करना होता है, और लॉ पोर्शन। तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया था कि करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, जीके को कितना टाइम देना है, और लॉ पोर्शन क्योंकि ज़्यादा आता है तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया इस अकॉर्डिंगली। और मैं एक अपना शेड्यूल बना लेती थी चेकलिस्ट की, और जो भी काम होता जाता था उसको मैं टिक कर लेती थी कि ये काम हो गया है और कितना हुआ है एक दिन में, इस हिसाब से। गुड मॉर्निंग। क्या हमें अपना एम फिक्स करना चाहिए या फिर नहीं? और आपकी सक्सेस जर्नी आपके हिसाब से क्या है कि हमें कैसे सक्सेस होना चाहिए? क्योंकि कहाँ पे भगवान ने क्या लिख रखा है, लेकिन फिर भी अगर हमारा एक गोल फिक्स है, तो हम उसमें अगर अपने एफर्ट्स देते हैं, तो फिर हमारी जो एनर्जी है ये सोचने में कि क्या करना है वो तो कम हो जाएगी। तो फिर हमें वहाँ पे एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी कि ये क्या करना है क्या नहीं है इधर उधर। तो हमारा जो हार्ड वर्क है ना वो एक अच्छी डायरेक्शन में यूटिलाइज होगा, और जिससे हमें रिजल्ट मिलेंगे। और जो भी गोल आपने सोचा है ना वो आपको मिल जाएगा जल्दी, अगर आपका गोल फिक्स है तो अपना एक एम फिक्स करो, जो भी उसमें टाइम लो बेशक, लेकिन उसको फिक्स जरूर करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। आपका पहला एम क्या था? पहला एम इसका, तो फिर उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है वो लॉ में हुआ, बिकॉज वो भी इक्वली गुड पोस्ट है जुडिशरी की भी, तो फिर मैंने अब इसकी साइड पे मेरा इंटरेस्ट हो गया था। और कोई जुडिशरी वाइज यही मेरा फर्स्ट एम होता। उसके बाद जब मेरे को डिटेल्स पता चली इसकी, और तो फिर उसके बाद मेरा ये एम हुआ था। आपने ये अपना एम कब सिलेक्ट किया? मैंने किया था ये जब मैं बीएससी में थी तब लास्ट में। यानी कि हम बीएससी तक आपको कौन से? यूपीएससी के मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब। तो हम आपका सबसे पहले एम कि मुझे यूपीएससी करनी है कब आया? वो तो मेरा शुरू से ही था, जब से छोटी थी तब से ही था। तो हम जैसे आपने कहा नहीं, मैंने सोशल मीडिया अपना बिल्कुल कट कर दिया था।
उसके लिए। और मोबाइल फ़ोन्स का ऐसा नहीं है कि गलत ही है मोबाइल फ़ोन्स भी, उसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए तो, बट उसको सिर्फ़ सही वे में यूटिलाइज़ करना है। कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होती, और आने वाले टाइम में तो टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, तो हम उसको गलत तो नहीं बोल सकते, तो हमें उसको सही वे में यूज़ करना है बस। तो अभी मैं एलएलएम कर रही हूँ, उसके बाद मैं आई विल थिंक अबाउट हरियाणा एंड दिल्ली जुडिशरी। देखो, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तो आप एडवोकेसी के थ्रू जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट में हम प्रमोशन करके भी नहीं जा सकते, जो सिविल जज के प्रमोशन होते हैं, इससे हम हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट तक तो है हमारी एज फिर निकल जाती है, तो उसके लिए आपको एडवोकेसी चूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो मेरी फील्ड है जुडिशरी की, वो इसका जो पैरामाउंट क्या कहते हैं गोल है, वो है जस्टिस। तो सोसाइटी में जस्टिस देना, जो कि होता है न्याय का शुरू से ही, बहुत प्राचीन काल से ही अगर मैं कहूँ तो हमारे समाज में बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि कोर्ट में जो जज बैठता है उसके पास लोग सब जब सारी जो है उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब जाते हैं एक तरह से कोर्ट में। तो हमें उस टाइम पे कैसे हम इम्पार्शियल रहें और अनबायस रह के, अगर मैं सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी बना सकूं और अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो वही मेरा भी गोल है। जैसे मैम आप थोड़ा क्रिमिनल बन जाते हो, तो मैम अगर आपको किसी ने डराया था उसको कैसे फेस करोगे? क्रिमिनल्स को जैसे आपको किसी ने डराया है कि आप ऐसे ऐसे करो, हाँ, क्रिमिनल्स वगैरह जो है या फिर जो अच्छे लोग नहीं होते वो तो हर जगह ही मिलेंगे, लेकिन उसको भी हमें थोड़ा शांति से डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमें हम, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही काम करते हैं कि हम एकदम से उनके साथ डील नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा शांति से और ध्यान से, और इतने थोड़ा अपना सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए उस हिसाब से। तो बहुत लंबी देते हैं कोर्ट में, तो जैसे कि 1 मंथ होगी, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे एडजॉर्नमेंट एक हियरिंग की, और छोटी-छोटी बातों पे एडजॉर्नमेंट्स मिल जाती हैं। तो अगर मुझे कुछ करना है तो मैं एडजॉर्नमेंट्स को जो है वो कम करूँगी, कम टाइम कर दूँगी, और जो भी एडजॉर्नमेंट लेगा उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज़ करूँगी। कॉस्ट हम इम्पोज़ जब करते हैं जब कोई पर्सन नेक्स्ट हियरिंग लेता है, तो उससे हम कुछ मनी ले लेते हैं कि आप उस जो दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ इतना टाइम का, उससे हम पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह से वो जो है फिर ज़्यादा एडजॉर्नमेंट्स नहीं लेते। तो ये एक उनको एक तरह से डिटरेंस हो जाती है। और ड्राइंग, पेंटिंग, और वैसे तो मेरे को सारा कुछ ही सीखना अच्छा लगता है। मैंने जैसे कि सारे कुछ सीखा हुआ है, वैसे स्टिचिंग भी सीखी हुई है, सब कुछ सीखा है वैसे तो, बट मेनली डांसिंग एंड ड्राइंग ही मेरी हॉबी है। होता है एक मेजर फील्ड होती है, हमें चूज़ करनी होती है, तो मैंने उसमें लॉ चूज़ किया, और ये जो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए यूज़ होती है, और मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया। कोई मैसेज आपको देना चाहिए, कोई बस इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में अभी तक वो जो बताना चाहते बस सबका सपोर्ट था, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि सभी को अपने गोल पे फोकस करना चाहिए अच्छे से, और कंसिस्टेंट रहो, रिस्पेक्ट करो टीचर्स की, और बस हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, सॉरी। आपको सिक्योरिटी मिला है, स्कूल में मिला है, फिर उसके बाद आपको तो जो टीचर्स हमें सिखाते हैं ना, वो वैल्यूज हम कभी नहीं भूलते। तो जैसे हम इंटरव्यू में, जैसे मेरा भी इंटरव्यू था, तो उसमें हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे मैनरिज्म से उनके साथ पेश होना चाहिए। हमें पहले वहाँ जाके खड़े होना है, जब तक वो ना बोले तब तक बैठना नहीं है, और कैसे उनको ग्रेड करना है। फिर जब खड़े होते हैं इंटरव्यू देके, फिर भी उनको ग्रेड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल लाइफ में हमें सिखाते हैं। जब हम प्रेयर में खड़े होते हैं, या फिर जब आप जैसे अभी आए हो, तो आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप उनके पूछे बिना कोई काम नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें स्कूल लाइफ से ही हम सीखते हैं। आगे जाके तो इतना जो है कोई ध्यान नहीं देता, मेन स्कूल टीचर्स ही ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट को पूरी डीपली स्टडी कर सकते हो, तो फिर आप जो आपका वर्क है जजशिप, उसमें भी वो काम आता है।
आपने इतना अच्छा हमें बताया, समझाया और हमारे स्कूल के बच्चों को गाइड किया। हार्टली थैंक यू सो मच अगेन। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप और तरक्की करो और सुप्रीम कोर्ट के भी नज़दीक तक क्या उनकी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ। तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और किन किन ने साथ दिया, यानी कि शुरू से ही इन्होंने एक निश्चय कर लिया था भाई कुछ बनना है। स्टार्टिंग में तो ये होता है भाई पता नहीं क्या बन जाएंगे, जब धीरे धीरे आप बड़े होते चले जाओगे, एक जब +1 +2 करोगे उसके बाद एक टारगेट बढ़ जाता है, मैंने ये बनना है। उसके अनुरूप जो बच्चा मेहनत करता है वो निश्चित रूप से बढ़ता है, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो बताया गया मोबाइल का यूज, आजकल जो बच्चे हैं ज्यादातर मोबाइल ले लेते हैं घर से, और कोई खेल देख रहा, कोई फिल्म देख रहा, कोई गाने देख रहा, उसको छोड़ दो। मोबाइल के ऊपर एक से एक इतनी अच्छी शिक्षा है, जो बच्चा उसको ग्रहण कर लेगा तो जीवन में निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। जैसे वर्षा देवी, आज जज बनना एक सपना होता है अपने एरिया से, कुछ चुनिंदा जज पहले भी हैं, चुनिंदा ही बनते हैं, पर लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं है भाई मान लिया आपने यहाँ से सब क्षेत्र जज बन गए, आप किसी भी फील्ड में चूज कर लो, वही फील्ड आपको कामयाबी की राह पर लेके जाएगी। बशर्ते उसके अनुसार, जो भी आप फील्ड चुनोगे उसके अनुसार आपने मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों बेटिया ने बताया फिर 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करना, इतना समय देना, और जो समय है उस समय अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया बचपन से, ये स्कूल के अंदर कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता था प्रत्येक में भाग लेती थी, ड्राइंग, और जो उसके साथ साथ कुछ टीचर हमारे बच्चों को सिखाते हैं घर में कैसे रहना है, कैसे क्या चीज बनानी है, उसमें परफेक्ट है। यानी कि मतलब हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में लेके चले जाओ। फिर जो खेल के क्षेत्र में जो छोटे मोटे गेम यहाँ करवाए जाते हैं उनमें भी नंबर 1। यानी कि मतलब कहने का मेरा ये है, जो बच्चा अच्छा बच्चा होता है उसको किसी भी फील्ड में डाल दो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और मैं इसके बीच में इनकी बात, पहली बात तो मैं सबसे टीचर्स से भी, सब बड़े छोटे के सबसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहती हूँ। और जो मतलब मेरी बेटी की आज कामयाबी पे इतनी मतलब आई, तो इसमें टीचर्स का बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मैं ये ऐसा कभी भी बोलने की नहीं। मेरी बेटी ने रात दिन मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, आज मेरे सारे दुख दूर हो गए। बहुत ज्यादा दुख आए, इनका होती कोई बात नहीं, एक दिन सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिनकी तबीयत भी खराब हो गई थी नहीं, तो मैंने क्या होती कोई बात नहीं, जो ये अपना शरीर भी है नहीं, यू मतलब अपने बस में रखना चाहिए, हम इसके बस में नहीं आने चाहिए कभी भी। जो हरी बीमारी भी हो रही नहीं बेटे, दवाई लो पर काम करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो करो। नो भाई थोड़ा तो होगा, एकदम सारा नहीं होने का। फिर मैं बड़े छोटों की सबकी हाथ जोड़ के वो करूं, और मेरी बेटी ने इतना बढ़िया काम करा। सबके बच्चे नहीं करें, और सबके मतलब माता पिता, मतलब माताओं ने बहनों तभी माँ जोड़ के ये करी। मतलब अपने आप माता पिता ने थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए, अपनी खुशी थोड़ी मतलब वो करो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, उसको सपोर्ट करो। तो उन्होंने अभी अपनी चलाओ, अपनी भी चलाओ, टेम टेम पे जो है गलत चल रहे उन्हें भी अच्छी राह दिखाओ, और उनकी भी मानो, अपनी नहीं थोपनी चाहती अपने बच्चे पे, उनका सपोर्ट करो सारी चीजों में, हरी बीमारी में हर एक उसका एक एक ध्यान। बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसा गैस पर दूध रख दिया नहीं उबाला वेल निकल, तो उसका तो एकदम इतना ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, तो उनका सपोर्ट करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सब पे, भाई ध्यान दो अपने बच्चे को। फूलमाला और नोटों से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है
तो इस प्रकार से ये जो सम्मान है ये बहुत बड़ी बात है। और संचालक प्रबंधक रणवीर जी तथा जिनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसी हमारी प्यारी बेटी वर्षा जी, उनके सभी परिवारजन और जिनकी बदौलत हमें ये दिन देखने का आज अवसर मिला। हमारी गुड़िया ने भी अपने संबोधन में बताया, इस विद्यालय के सभी मेहनती कर्मठ अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, हमें इस बात का बड़ा हर्ष है कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वर्षा देवी ने अल्प संसाधनों के बावजूद भी और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये घर के, परिवार के, रिश्तेदार के सबके लिए खुशी का एक अवसर है, लेकिन मैं समझता हूं उससे भी बड़ा खुशी का अवसर ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और विशेषकर जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर हैं भी नहीं, ऐसे सभी नवयुवक नवयुवतियां जो अपने जीवन के उस पड़ाव पर है, जिनको मुकाम हासिल करना है, जिनको एक रास्ता चुनना है, उनके लिए आज इतनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत हमारे बीच में वर्षा बनी है। तो निश्चित रूप से हम सभी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन का ध्येय तय करके, लक्ष्य तय करके और मेहनत करेंगे। और मेहनत भी किस प्रकार से हमारी बेटी ने बताया है कि मेहनत खाली मेहनत नहीं करनी है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सब जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनको किस प्रकार से सकारात्मक रूप से अच्छी प्रकार से उनका उपयोग करके, और यदि हम लक्ष्य तय करके जुटे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। रणबीर गोयल जी मेरे बड़े भाई हैं और जब से इनके परिचय में मैं आया हूं, किस प्रकार से ये अपनी निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं, ये हमने भी इनसे राजनीति के अंदर भी सीखा है और विद्यालय के अंदर भी इनके संस्कार, इनकी मेहनत वो हम सबके सामने है कि सुदूर शहर से दूर बैठे हुए इस ग्रामीण अंचल में इतने मेधावी छात्र इन्होंने यहाँ पर अपनी मेहनत के द्वारा गढ़े हैं, जो जीवन के विभिन्न आयाम में, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आज कामयाबी छू रहे हैं। तो ये भी बधाई के पात्र हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में तो ये, यदि इस पूरे क्षेत्र में जो ये कार्य कर रहे हैं और उसकी जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, वो बहुत ही कम है। क्योंकि शहरों में हमें पता है आज बड़े से बड़े विद्यालय हैं, बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर संसाधन उपलब्ध है, लोगों के पास पैसा है, उनके लिए चीजें बहुत आसान है। लेकिन जैसा हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास के गांव हैं, वहां पर सही समय पर सही शिक्षा का मिलना ये बहुत ही दुर्भर कार्य है। लेकिन रणबीर गोयल जी इसमें अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केवल शिक्षा ही नहीं, विद्यालय के द्वारा ही नहीं, तो वो किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारण में अपने बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, ये भी बिटिया ने बताया। और सबसे बड़ी बात हम सब विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो हमारी बिटिया ने बताई कि यदि मैं उसको सारे को संक्षेप में और एक दो शब्दों में कहना चाहूं तो हमने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम। भाई सारा सार ये है कि आप यदि विद्या को ठीक प्रकार से उसके सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से वो विद्या आपके अंदर पात्रता लेके आएगी, योग्यता लेके आएगी, और उस योग्यता से आपका जीवन पूरा आसान हो जाएगा, पूरा सफल हो जाएगा। उस योग्यता से ही आपको रोजगार भी मिलना है, धन भी वहीं से आना है, और धर्म, यदि हमारे पास धन होगा तो हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए उस अपने जीवन को
आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। प्रलोभन भी जीवन के अंदर आज मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रलोभन, जैसा गुड़िया ने भी बताया, आज हमारे सबके हाथ में है, सबके परिवारों में है मोबाइल। तो उसको हमने यथासंभव, क्योंकि ये तो जीवन में इसने एक मैच्योरिटी हासिल की, उस तरह के माहौल में रही, कॉलेज में रही, तो वो समझ पाई है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी ठीक है। मोबाइल से हमने किसको लेना है और किसको अवॉइड करना है। लेकिन मैं, जो मेरे सामने ये छात्र बैठे हुए हैं, इनको तो मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मोबाइल से आप तो जितना दूर रहे उतना ही ठीक है, क्योंकि अभी जो आपकी आयु है उस आयु में अच्छी और बुरी चीज में फर्क करना इतना आसान नहीं है, और इतनी आसानी से हमारी समझ में भी नहीं आएगी। और ये इतना गहरा समुद्र है सोशल मीडिया का कि समय कब बीत जाता है इसको चलाने के बाद हमें खुद नहीं पता होता। माता पिता आवाज लगाते रहेंगे, बेटा ये कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा ये काम कर दे, और 2 मिनट करके और कितना समय निकल गया हमें खुद भी नहीं पता होता। और जब हम उसको बंद करते हैं अंत में और देखते हैं तो उसमें से हमने ग्रहण क्या किया, तो वो होता है शून्य। और ग्रहण तो करना क्या, हमने गंवा कितना दिया उसका हमें आभास भी नहीं होता। सबसे कीमती चीज तो हमने अपना समय गंवा दिया होता, उस समय घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता वो कब निकल गया। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि हमने, हमारे बीच की हमारी बहन है, हमारी परिवार की सदस्य है वर्षा, उससे हमने प्रेरणा लेते हुए अपने अल्प संसाधनों में अपने आप को संयमित रखते हुए, और ये समय है हमारा अपने जीवन में अपना एक मार्ग तय करने का, लक्ष्य तय करने का, और उस लक्ष्य पर बढ़ते हुए अपने खुद के लिए अपने जीवन को तो आसान बनाना ही है, अपने परिवारजनों, रिश्तेदार जनों को भी हमने खुशी का ये पल देना है जो आज वर्षा ने दिया है। आज देखो, आज मौसी जी आई हैं, मामा जी आए हैं, और भी रिश्तेदार जहां भी बैठे होंगे जो यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है आज इस कार्यक्रम में, वो कितने गौरवान्वित होंगे, किस फक्र से वो आज अपने यारों, दोस्तों को, मित्रों को बताते होंगे कि आज हमारी बेटी ने, हमारी भांजी ने, हमारी भतीजी ने आज इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो ये पल हमारे जीवन में भी आए, हम भी अपने माँ बाप को उतनी खुशी दे सके, अपने रिश्तेदारों को उतनी खुशी दे सके, ये सब विद्यार्थियों ने यहाँ से तय करके जाना है। और ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं फिर से बधाई दूंगा अपनी इस गुड़िया को कि उसने अपने जीवन में कितना बड़ा जो स्थान है वो प्राप्त किया है, और उससे प्रार्थना भी करूंगा, उम्मीद भी है मेरे को कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि जो जिम्मेवारी उसको मिली है और उसको उसका आभास भी है, उसको वो एक समाज में कहते हैं ना, दो धारी तलवार है, और जो न्याय का काम है, जो कोर्ट कचहरी की कार्रवाई है, वो इतनी बारीक लाइन है कि दो पक्ष हैं, दो पक्ष दोनों अपने आप को ठीक साबित करने के लिए खड़े हुए हैं। वो हर प्रकार से उसके साक्ष्य जुटाते हैं, वो उसमें अपना पूरा जोर लगाते हैं, कानून के आधार पर अपनी बात को ठीक साबित करने के लिए अनेक दलीलें देते हैं। तो कितना बड़ा विवेक चाहिए उसमें से ये तय करने के लिए कि कौन सा पक्ष ठीक है। तो वो मैं समझता हूं कि हमारी बेटी सदैव अपने विवेक से वो ठीक ही करेगी और अच्छा निर्णय लेगी हर बार, और समाज में जो जिम्मेवारी उसको मिली है और जो हम सब का और पूरे समाज का ही जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति जो विश्वास है उसको गहरा करने में अपनी भूमिका निभाएगी। मेरे को ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद। ये पद पाना बहुत मुश्किल काम था, और जो अन्य किसी भी क्षेत्र में पद पाना होता था वो योग्यता नहीं, कुछ और होता था वहां पर। तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी सरकार ने दिया है। कोई भी बच्चा अपनी मेहनत के बल पर किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है, और इसी प्रकार से हमें मेहनत करने की आदत पानी चाहिए और हमेशा करनी भी चाहिए। और मैं इसी बीच में अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से, स्कूल के प्रिंसिपल आएंगे आगे। जी सर, क्या कहेंगे, आज पुलिसवाला में पहुंचे हैं, जज लगी है।
आज कलसोरा में रणवीर गोयल जी हमारे पुराने साथी हैं। उन्होंने विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया हुआ था, जिसमें हमारे गांव की एक बेटी ने राजस्थान जुडिशरी के अंदर नियुक्ति पाई है। ये बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से कोई बच्चा कामयाब होता है और वो पूरे क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। और जैसा मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया, यमुना पब्लिक स्कूल के माध्यम से रणवीर गोयल जी ने जो इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केवल और केवल शिक्षा देने का काम ही नहीं किया, अपितु जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं उनको मोटिवेट करने का काम भी ये करते हैं। और उसी का ही ये परिणाम है कि आज वर्षा देवी राजस्थान जुडिशरी के अंदर सेलेक्ट हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के अंदर देश के अंदर सरकार बनी है, ये उसका भी परिणाम है कि आज योग्यता को बढ़ावा मिल रहा है। आज किसी भी प्रदेश के अंदर जो सेवा है वहाँ पर प्राथमिकता योग्यता को दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रणवीर गोयल जी का। उन्होंने इतना बड़ा काम, शिक्षा देने का काम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रारंभ किया हुआ है, और बधाई देना चाहूँगा वर्षा को और उसके परिवारजनों को। तो जिस प्रकार से अभी लगभग 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है बिना खर्चे, क्या करें? देखिए, ये जब से हरियाणा प्रदेश बना है 1966 से, तब से लेकर और 2014 तक किस प्रकार से यहाँ पर नौकरी देने का काम होता था, ये प्रत्येक हरियाणा वासी के ध्यान में है। और ये होने के कारण से हमारे प्रदेश का जो युवा था, कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई की तरफ से वो विमुख हो चुका था, क्योंकि योग्यता का कोई स्थान यहाँ पर नहीं था। राजनीतिक घराने यहाँ पर डेवलप हो चुके थे और उन्हीं के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही मनोहर लाल जी ने कमान संभाली हरियाणा प्रदेश की, तो उन्होंने योग्यता और पारदर्शिता को अपना नौकरी देने का सबसे बड़ा आधार बनाया। और उसी का परिणाम है कि आज लगभग 2.25 लाख नौकरियां पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने दी है, जो केवल और केवल योग्यता के आधार पर दी गई है। और जो नौकरियां देने का जो पद्धति है, उसको भी पारदर्शी बनाने का काम इस सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की वैकेंसी निकलती थी, रिजल्ट आना था तो हाई कोर्ट में पहुंच जाते थे उसको रोकने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको पता है कि उसकी दुकानदारी किस तरीके से चल सकती है, और जो विपक्षी दल है उनको पता था यदि ये योग्यता और पारदर्शिता से नौकरियां मिलती रही तो उनकी दुकान बंद होने जा रही है। इसलिए उन्होंने अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए हथकंडा अपनाया और एक नौकरी रोको गैंग उन्होंने तैयार किया प्रदेश के अंदर, जो किसी न किसी रूप से अड़ंगा लगाने का काम पिछले 10 वर्षों में करता रहा है। जब कोई भी यहाँ पर नौकरी पब्लिश की जाती थी तो पहले पब्लिकेशन को रोकने के लिए वो पूरे पुरजोर लगाते थे। यदि वो कोई एग्जाम आ गया, उसको रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। और यदि एग्जाम भी ले लिया गया, परिणाम तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं उस परिणाम को भी रोकने में उन्होंने अड़ंगा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इस बात से पूरे हरियाणा का नवयुवक और पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ है। इसीलिए जनता ने उनको आज बार का रास्ता दिखाने का काम किया है। और जो उनकी दुकानें थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार की दुकानें खोली हुई थी, उनको पूर्ण रूप से बंद करने का काम भी हरियाणा की जनता ने इस बार किया है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप जज बने हैं और आज स्कूल में पहुंचे, जिस प्रकार से यहाँ मान सम्मान किया गया? सर बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन सर का बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी का भी, जो आप यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है वही हमें सम्मानित करते हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आती है मन में कि कभी एक सपना था जो सोचा था, आज वो सच हो गया। और टीचर्स इतना सम्मान दे रहे हैं, टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा है और प्यार रहा है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ जी सर, शुरू से ही जब से मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छी रहूं। और जब स्कूल में भी थी या कॉलेज में भी थी, तो बहुत कुछ मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से ही पढूं। और सर, बुरे समय तो सबकी लाइफ में ही आता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए और अपना जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए।
और सफलता मिलती है सर। अच्छा, एक ट्यूशन या सेल्फ स्टडी क्या बेटर है इसमें? सर मेरे केस में सर मैंने दोनों का ही मिक्सचर इस्तेमाल किया था। सर मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी और फिर थोड़ा ट्यूशन भी लेती थी, तो फिर सर मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। तो परिवार का कितना सहयोग रहा है इसमें? सर मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, मेरे भाई का, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ और करना है, या जो अपने मेरे मन में था कभी उसको करने से रोका नहीं, तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है सर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे युवाओं को, लड़कियों को खास तौर पर? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी लड़कियों को और सभी युवाओं को कि हमेशा जो है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इधर उधर हमें भटकना नहीं चाहिए, और अब हमेशा हार्ड वर्क करो और हर रोज़ हमें काम करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बीमार हों या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे डरना नहीं चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उन पलों में कैसा महसूस किया जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है? सर उस टाइम तो सर आंखों में से आंसू आ गए थे सबके। मेरी मम्मी भी रो रही थी, मेरी बहन भी, मेरा भाई भी, सब रो रहे थे सर, और वो बहुत खुशी के आंसू थे और वो पल जो मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में, क्योंकि सर ऐसा पल एक ही बार आता है लाइफ में और वो उसका मुझे अभी तक याद है और हमेशा जीवन भर वो याद भी रहेगा। बताइए, क्या कहना चाहेंगी आपकी बेटी को इस मुकाम पे पहुंचे? मैं कहना चाहूँगी जी, मतलब मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम करा, रात दिन मेहनत करती थी बहुत ही। मतलब मेरी सारे दुख दूर कर दिए, मतलब गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहुत ज़्यादा। मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा लगा जना मेरे सारे दुख दूर हो गए। बहुत अच्छा काम करा मेरी बेटी ने, मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी ना करा। कोई बात नहीं अपने को हो पाया तो अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। इन मन में मतलब इना कर लिया तो हम ना कर लिया, अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। बहुत अच्छा करा। मेरी बेटियां नहीं है जी, मेरी एक बेटी, एक प्राची है, एक वर्षा है, मेरा दक्ष है बेटा। तो इनकी जैसा मतलब राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है, ऐसी है जी तीनों बहन भाइयों की। इस तरह साथ देते हैं एक दूसरे का आपस में। बहुत अच्छा लगा जी मुझे। रणवीर सर है, उनका मैं हाथ जोड़ के, रणवीर सर नहीं है जी, हमारे लिए भगवान है। बहुत ही बस मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, बहुत बड़ा एहसान है जी उनका। समय समय पर गाइडलाइन करते रहे, बताते हाँ रहे क्या जी, करना है। और मेरे बहन भाई, मतलब मेरे दोनों बहनें, मेरे 2 भाई हैं, मेरी माता है, ये भी मतलब इनका भी बहुत बड़ा साथ है। इन्हें भी हमारा साथ नहीं छोड़ा कभी भी। मेरे 2 भनोई हैं, उन्हें सब मतलब सब ने बहुत साथ दिया। इसके बाबा जी ने भी, इनका मतलब पैसे की कमी नहीं लगन दी, जैसा मतलब उससे बने था उसने भी कमी नहीं लगन दी। मैंने बहुत अच्छा लग रहा। और सभी अपने बच्चों ने अपना कसर लाओ, अपने बच्चों का साथ दो भाई। उन्हें जो भी मैं करना चाहनी उन अच्छी राह दिखाओ, उन्हें जो मतलब गलत भी चल रहे नहीं में, तो उन्हें देखो वे सही कर रहे गलत करे, जो सही भी कर रहे सपोर्ट करो। और जो मैं गलत कर रहे तो उन्हें कहो भाई नहीं यू गलत है, यू करो, इस तरह करो। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने आप एक टाइम ऐसा है भाई मतलब हम बीमार है या कुछ भी है तो दवाई लो, कुछ भी करो। और जो अपने बच्चे भी बीमार हैं तो काम तो करना ही चाहिए, काम ही अपनी किस्मत है। काम लगता था आपको कि बेटी इस मुकाम पे इतनी ऊंचाई मैंने उम्मीद थी जी बहुत भाई हो जाएगी, जो भी मतलब करती थी निया, तो मैंने उम्मीद थी भाई हो जाएगी, कर लेगी। मैंने बहुत बड़ी उम्मीद थी, भगवान पे भरोसा था जी मुझे, और अपनी बेटी पे भरोसा था। जिस तरह मैं मतलब लौट जू थी उठूं थी, मैं वर्षा भी बैठी बैठी पढ़ने लग रही, रात ने भी 2-2 बजे तक ये पढ़ती पाओ थी। बहुत मेहनत करी मेरी बेटी ने, बहुत ही ज्यादा। और सबके बच्चे नो ही मेहनत करें और उनके माँ बाप भी उन्हें सपोर्ट करें भाई, अपना कसर लावें, अपने बच्चों ने उनकी मतलब उनकी फीलिंग को समझे। क्या नाम है? हाँ जी, नाम क्या आपका? सविता। हाँ बेटे, क्या नाम है? प्राची। हाँ, क्या कहेंगे आपकी बहन इस मुकाम पे पहुंची? जब हमें पता चला वो हमारा बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था और मेरी बहन मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हमेशा इन्होंने LLB जब मैंने की, इन्होंने LLB में भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और नॉन मेडिकल भी की थी मैंने। नॉन मेडिकल के बाद मैंने स्ट्रीम चेंज की, अपनी लॉ की फील्ड में गई, वो भी इन्हीं का ही सपोर्ट था उसमें भी।
और मेरी मम्मी ने भी कभी भी मना नहीं किया, और ये भी बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करती थी, मेरी बहन भी। और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अब तो इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये मोटिवेशन भी है हमारे लिए। थैंक यू। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है? मैं तो अभी LLB कर रही हूँ, तो जुडिशरी का करेंगे। मास्टर जी, क्या कहना चाहेंगे, आज जो जज बनी है गांव की, इसका मान सम्मान किया गया है? अपने गांव से कलसोरा से एक लड़की जज बनी है और आपके माध्यम से उसको इस प्रकार की जो प्रसिद्धि मिल रही है, मैं आपका भी उस लड़की का तो सौभाग्य है ही, हमारा भी सौभाग्य है जो आपके माध्यम से इस प्रकार की जो बात जनता के बीच में जा रही है। और वो लड़की जो जज बनी है हमारे स्कूल दही यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा से नर्सरी से लेकर +2 तक उस गुड़िया ने यहीं से पढ़ाई की है और साथ साथ अव्वल आकर के यानी प्रत्येक क्लास के अंदर उन्होंने हमेशा मेरिट में रही वो लड़की। और मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी, कल्चरल प्रोग्राम में भी, ड्राइंग में भी, यानी किसी प्रकार का जो कंपटीशन आता था स्कूल के अंदर उसमें उसका मुख्य भाग होता था और उसमें भी वो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। तो रही बात जो वर्षा देवी है वो आज जज बनी है राजस्थान के अंदर, उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है क्योंकि बीच बीच में जो हम अपने जो कक्षा है उसमें इस प्रकार की जो बात बच्चों से करते हैं आगे चल के क्या बनना है, और जो बच्चा जिस योग्यता के अनुसार कार्य करता है उसको बताते हैं आप इस फील्ड में जाइए, आप निश्चित रूप से उसको अचीव करेंगे। और जिस प्रकार से वर्षा ने मतलब हमारी बात मान करके इस प्रकार से अपना जो रास्ता चुना है उस पर निश्चित रूप से वो सफल हुई है। कहीं ना कहीं वो BSc में चली गई थी, फिर आप लोगों ने उसको मोटिवेट किया कि आप लॉ की तरफ जाएं। हाँ, जैसे +2 के बाद जैसे उन्हें BSc में जो लड़की गई तो मैंने उससे बात की, बेटे आपने जो लाइन है वो थोड़ी चेंज कर दी। उन्होंने एक आश्वासन दिया था उस समय भी, गुरुजी मैं BSc करने के बाद भी लॉ करूँगी और निश्चित रूप से जो आपका सपना है उसको पूरा करूँगी। और आज वो सपना हमारा उन्होंने पूरा किया है। इसलिए हमें पूरे स्टाफ को, और मेरे को तो खुशी है ही, पूरे स्कूल का जो स्टाफ है वो भी गदगद है कि इस प्रकार से हमारे स्कूल के एक बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। तो मिडिल फैमिली से आती हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँची है? देखिए, रही मतलब परिवार की बात, परिवार बिल्कुल नॉर्मल परिवार है, गरीब परिवार है और इस प्रकार का जो माहौल था, जैसे बच्चे कोचिंग लेते हैं +1 +2 से ही, यानी कि जब BA करते हैं तब से कोचिंग लेनी शुरू कर देते हैं। इस बिटिया की वो सपना नहीं था क्योंकि इन्होंने जो कोचिंग भी ली है BSc करने के बाद, जैसे ना उसमें LLB में एडमिशन लिया, उसके साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की थी। और ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने के लिए जो मेन रूप से है, जो उनके पिताजी 3 वर्ष से की थी जब गुड़िया, उस समय इनके पिताजी गुजर गए थे। पर लेकिन उसको भी मतलब सहन करते हुए, और जो इसकी माता है और इसके जो बाबा जी है उनका जो पूरा योगदान इस गुड़िया के प्रति रहा है, जो जहाँ भी इसको किसी भी काम की, किसी भी पैसे की जरूरत भी थी तो उन्होंने कहीं से भी लेकर के, क्योंकि 2-3 एकड़ का परिवार है, 2-3 एकड़ के परिवार के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने किस प्रकार से अपने घर के गुजारे को कंट्रोल करके अपने बच्चों के प्रति लगाया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या और बच्चे भी स्कूल के इस प्रकार से किसी अचीवमेंट प्राप्त किया है? हाँ, हमारे स्कूल के लगभग 10 के आसपास तो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, और अभी जो रिजल्ट आया है इंस्पेक्टर का, उसमें 2 बच्चे और हमारे उसको उपलब्धि को प्राप्त किया है। आज किन्हीं कारण से वो नहीं आ सके, आगे कोई प्रोग्राम बना करके उनका भी मान सम्मान इसी प्रकार से किया जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को और खासकर जो स्कूल में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को फोकस करके, अपना निश्चय निर्धारित करके उसके पीछे लग जाए, और जो भी निश्चय आप करोगे, निश्चित रूप से जो मेहनत उसके अनुसार करोगे, निश्चित रूप से उस सफलता जरूर मिलेगी। क्या कि जब हौसले बुलंद होते हैं सफलता का अवसर मिलता जब हौसले है। बुलंद बुलंद होते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, इसमें कोई शक नहीं।